हेलो एवरीवन। रिसेंटली अभी ग्रेट बैरियर रीफ न्यूज़ में थी और यूनेस्को ने क्योंकि कहा था कि क्यों ना इसको डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि जो ब्लीचिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है ग्रेट बैरियर रीफ में। और इसी वजह से यूनेस्को ने कहा कि इसे डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाए। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है और ग्रेट बैरियर रीफ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सभी के बारे में जानेंगे। रीफ क्या होती हैं, कोरल्स क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी और द गार्जियन का ये आर्टिकल है और उसमें कहा गया है कि जो यूनेस्को ने कहा कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो इसको क्यों ना डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेंजर में है, इसमें ब्लीचिंग हो रही है और इस वजह से जो मैरीन इकोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो क्यों ना इसको डेंजर लिस्ट में हम लिस्ट कर दें, इसको उसमें एंटर कर दें। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर आपत्ति जताई और कहा कि नहीं, इसको अभी इसमें डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसे द हिंदू ने भी कवर किया, ग्रेट बैरियर रीफ अ फेबल वंडर इन डेंजर। तो क्या इसे डेंजर लिस्ट में डालना ज़रूरी है, तो बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक्स। और ये जो डेंजर लिस्ट है वो कौन प्रकाशित करता है, कौन उसमें किसको हक होता है कि वो डेंजर लिस्ट में किसी भी साइट को डाल पाए, तो ये करता है यूनेस्को। और यूनेस्को जो है वो इसका मतलब है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में और इसकी डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्री अजोली। ऑड्री अजोली जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1945 में, राइट। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूएनइकोसॉक, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये है यूनेस्को। और यूनेस्को जो है वो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये डिक्लेयर करता है, साथ ही साथ जो भी साइट्स खतरे में हैं उनके लिए एक लिस्ट निकालता है, इसको बोलते हैं डेंजर लिस्ट। तो अगर कोई भी साइट जो है वो डेंजर में है, इसका मतलब यह है कि उसको अब यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको कंजर्व करने की ज़रूरत है और वर्ल्ड की जो कम्युनिटीज़ हैं वो मिल करके आएँ और कंजर्वेशन में आगे बढ़ें, राइट। तो ये है यूनेस्को। और हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया में जो बैरियर रीफ हैं ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का मैप। और इस मैप में जो ग्रेट बैरियर रीफ हैं ये ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट यहाँ पर जो कोस्ट है, क्वींसलैंड का जो कोस्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये जो पूरा एरिया यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ पर हैं ग्रेट बैरियर रीफ्स, राइट। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ हैं ये विश्व की पूरे वर्ल्ड में सबसे लंबी यहाँ पर जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला है वो यहीं पर है ऑस्ट्रेलिया की इस तट पर, इस कोस्ट पर ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये यहाँ पर इनमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीचिंग हो रही है और ब्लीचिंग की वजह से जो यूनेस्को है वो एक्टिव हुआ है। इसकी मीटिंग हुई थी अभी और इसमें यहाँ पर कहा कि इसे डालना चाहिए जो डेंजर लिस्ट है उसमें। और यहाँ पर मैंने इसको जूम किया और ये आप देख सकते हैं इस रीफ को। तो ये जो पूरा पार्ट आपको देख पा रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ये रीफ है, राइट। ये पूरा क्रीक और ये जो पूरा यहाँ पर तट है इसको बोलते हैं क्वींसलैंड, राइट। तो और ये जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की ग्रेट बैरियर रीफ। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्यों इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और कोरल्स क्या होती हैं, कोरल रीफ्स क्या होती हैं, इन सब के बारे में पहले हम जानते हैं। तो कोरल जो होती हैं वो क्या होती हैं, इसका मतलब क्या होता है। कोरल जो है वो एक मैरीन यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली एक ऑर्गेनिज़म है, मैरीन ऑर्गेनिज़म है ये, और समुद्र में पाई जाती है और इसको हम फोलिप्स भी बोलते हैं, फोलिप्स। और ये जो है वो इनवर्टेब्रेट्स हैं और साथ ही साथ इनका जो साइंटिफिक नेम है वो है एंथोजोआ। और समुद्र के जीव हैं कुल मिला करके ये। और ये जो हैं वो अपने ऊपर एक कवरिंग रखते हैं। मान लीजिए कि ये जो है एक कोरल है और इसके ऊपर कवरिंग होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की, यानी कि लाइम स्टोन की यहाँ पर कवरिंग होती है, राइट। तो लाइम स्टोन की यहाँ पर कम्युनिटी होती है और जो इससे बनी होती है। तो ये जो है कोरल रीफ जो होती हैं वो बहुत ही छोटी होती हैं, सॉफ्ट बॉडी होती हैं और समुद्र में पाई जाने वाली होती हैं। और इसका जो बेस होता है काफ़ी हार्ड है और आपको जैसा कि मैंने बताया कि लाइम स्टोन की ये बनी होती हैं। मान लीजिए कि ये कोरल रीफ है और इसके ऊपर जो लेयर होगी वो किसकी होगी, वो होगी कैल्शियम की, राइट। तो ये एक यहाँ पर रीफ हो गई
कोरल हो गई। अब जो कोरल जो होती हैं वो, अब तो ये एक कोरल हुई, अब इसके बगल में भी एक कोरल यहाँ पर बनी, ये दूसरी कोरल हो गई, ये यहाँ पर तीसरी कोरल हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी कोरल्स यहाँ पर बनेंगी। तो जब कोरल्स यहाँ पर बनती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, कोरल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं कॉलोनी, राइट। इनके ग्रुप्स को हम बोलते हैं कॉलोनी। तो बहुत सारी जो कोरल्स होती हैं वो मिलकर के बनाती हैं एक कॉलोनी को, राइट। और इसी तरीके से बहुत सारी कॉलोनी, जैसे कि ये पहली कॉलोनी है, राइट, ये फर्स्ट कॉलोनी, इसके अलावा अब दूसरी कॉलोनी बनेगी यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये सेकंड कॉलोनी हो गई, यहाँ पर भी ढेर सारी कोरल्स होंगी। तो ये अगर सीरीज़ में लगातार हो जाती हैं ऐसे करके हुए, तो ये बना देती हैं एक पूरी सीरीज़, और इसी को हम बोल देते हैं, यानी कि कॉलोनी को मिला करके बनती है रीफ, राइट। तो कोरल्स फिर यहाँ पर बनती है कॉलोनी, और कॉलोनी के बाद में यहाँ पर जब कॉलोनी बहुत सारी हो जाती है तो उनको मिला करके बनती हैं रीफ्स और रीफ्स, राइट। तो ये होती हैं कोरल रीफ्स, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इनकी वजह से जो मैरीन इकोलॉजी है वो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जो मैरीन, जो समुद्र की जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, जो मछलियाँ हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जानेंगे उन सभी के बारे में। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं फ़ोटो में, और ये जो है वो कोरल्स हैं, राइट। तो बहुत सारी यहाँ पर कोरल्स हैं। तो ये कोरल एक टाइप की कॉलोनी है ये, राइट। और इनको ये कलरफुल भी होती हैं, अलग अलग रंग की यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत सारे कलर्स की हैं, और काफ़ी अट्रैक्टिव भी यहाँ पर दिखती हैं ये। और इनमें कलर आने का यहाँ पर रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनको ऊपर जो लेयरिंग होती है वो होती है एल्गी की, राइट। जो एल्गी, जो शैवाल होते हैं उनकी यहाँ पर रहती हैं, और बाकी एक सिम्बायोसिस रिलेशन होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है इनके बीच में। और जो शैवाल हैं, जो एल्गी हैं, और जो कोरल्स हैं वो एक दूसरे को यहाँ पर सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं, यानी कि एक दूसरे को फ़ायदा यहाँ पर पहुँचाते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं कि लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेंस जो होते हैं वो इसके बीच में होते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। ये होते हैं जो हमारे जो एल्गी होते हैं उनमें, और जो फंजाई होते हैं, जो फंगस होते हैं, उनके बीच में रिलेशन होता है क्या, लाइकेन, राइट, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। और इसी तरीके से जो यहाँ पर जो कोरल्स हैं वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन में होते हैं एल्गी के साथ में। समझ में आया? तो ये यहाँ पर जो इनकी जो फीडिंग होती है वो कैसे होती है, कैसे अपने भोजन ग्रहण करते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया, जो एल्गी होते हैं उनकी वजह से जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जो फूड बनता है, उसी की वजह से ये अपना खाना खाते हैं, अपने खाने को लेते हैं। और जो यहाँ पर जो एल्गी होते हैं उन्हीं की वजह से इनमें कलर जो होता है वो आता है। जो कलर इनमें आता है कोरल्स में वो आता है किसकी वजह से, एल्गी की वजह से, राइट। और इसी वजह से अलग अलग कलर्स के भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये कोरल्स। और अगर जो कलर है वो यहाँ पर जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो एल्गी हैं वो कहीं ना कहीं पर उनको नुकसान पहुँच रहा है, वो नष्ट हो रहे हैं। और उनके नष्ट होने का मतलब है सीधा रिलेशन है किसके साथ में, कोरल्स के साथ में। यानी कि कोरल्स भी आपका किस में है, खतरे में है। अब जब कोरल्स खतरे में होंगे तो उनका यहाँ पर जो मेरीन लाइफ होगी वो सीधे सीधे खतरे में आ जाएगी। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरीन इकोलॉजी के लिए। समझ में आया? तो ये पूरा एक यहाँ पर प्रोसेस है कोरल्स का, और इसी वजह से जो कोरल होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो कलर इनमें आता है वो आता है किसकी वजह से, एल्गीज़ की वजह से। एल्गी कौन सी होती है, ज़ूज़ैंथली होती है, इसका नाम ध्यान रखना, ज़ूज़ैंथलम, ठीक है, ज़ूज़ैंथली जो होती है एल्गी। और जो एल्गी होती है वो अगर उसमें अगर यहाँ पर समुद्र में पॉल्यूशन हो जाए, टेम्परेचर यहाँ पर बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो एल्गी होता है उसका नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से ब्लीचिंग स्टार्ट होती है। ब्लीचिंग का मतलब क्या है, ब्लीचिंग का मतलब ये है कि जो कलर है वो जा रहा है, यानी कि जो एल्गीज़ हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। और उनके नुकसान पहुँचने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो कोरल्स हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है, और फिर समुद्र की जो मरीन इकोलॉजी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। और आपको बता दूं यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वो यहाँ पर डेटा दिया गया है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं वो समुद्र का जो तल होता है, जो ओशन फ्लोर है, उसका लगभग 1% से भी कम हिस्सा कवर करती हैं। लेकिन 25% जो मैरीन क्रिएचर्स हैं उनको यहाँ पर ये सपोर्ट करती हैं।
ठीक है। तो 1% से कम इनका यहाँ पर एरिया कवर करती हैं और 25% से ज़्यादा यहाँ पर मरीन क्रिएचर्स जो हैं उनको वो सपोर्ट करती हैं। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि आजकल जो पोल्यूशन हो रहा है, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पर इनको नुकसान पहुँच रहा है और ये खतरे में हैं। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कोरल ब्लीचिंग हो रही है और कैसे यहाँ पर इनको नुकसान पहुँच रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप दिखाया गया है कि जो हेल्दी कोरल्स हैं उसमें जो कोरल्स हैं और जो एल्गी हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में हैं एक दूसरे के। और ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कोरल हैं और इनके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से जो एल्गी हैं वो यहाँ पर हैं। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, अगर कोरल्स में पॉल्यूशन बढ़ेगा, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो सीधा इफेक्ट पड़ेगा इन एल्गीज़ पर, राइट। तो एल्गी जो होंगी वो कोरल्स को लीव करेंगी, छोड़ेंगी और धीमे धीमे जो इनका कलर होगा वो यहाँ पर चेंज होने लगेगा, बदलने लगेगा। और इसके बाद में जो एल्गी हैं जब चली जाएंगी तो लास्ट में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, वाइट कलर की हो जाएंगी और इसी को बोलते हैं ब्लीच्ड कोरल, राइट। इसी को बोलते हैं ब्लीच्ड कोरल। और इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि जो इकोलॉजी है मैरीन उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, राइट। और कुछ रीज़न्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जो पॉल्यूशन है वो बढ़ जाता है, जो हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो समुद्र में जब गिराया जाता है तो उसकी वजह से भी ये होता है। इसके अलावा जो ओवर एक्सपोजर है, सनलाइट है, जो गर्मी है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से भी, और जो लो टाइड्स हैं इसकी वजह से भी यहाँ पर ये ब्लीचिंग स्टार्ट होती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वाइट हो जाती है एकदम। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये एक ब्लीच्ड कोरल है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसा कि बताया कि काफ़ी यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, काफ़ी रीफ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और इसकी वजह से जो इकोसिस्टम है वो भी यहाँ पर प्रभावित होता है इनसे। और जो प्रोटेक्शन है, जो शेल्टर है वो भी यहाँ पर देते हैं स्पीशीज़ को। इसके अलावा जो कोस्ट हैं, जो तट हैं, उनको भी यहाँ पर बचाती हैं, जो करेंट्स हैं, जो वेव्स हैं उनसे। इसके अलावा जो वाटर फिल्ट्रेशन है उसको भी यहाँ पर, वाटर को फिल्टर करने का भी काम भी ये करती हैं। साथ ही साथ जो ओशियन वाटर है, जो समुद्र का पानी, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी यहाँ पर कंट्रोल करती हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टूरिज़्म को यहाँ पर अट्रैक्ट करती हैं। टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं इन कोरल्स को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कोरल्स होंगे वहाँ पर सीधी सी बात है मरीन लाइफ होगी, और मरीन लाइफ जब होगी तो अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जो वर्ल्ड के जो ब्यूटीफुल, जो अच्छे से बीच हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लीचेस। तो अब जानते हैं ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में और क्यों ये न्यूज़ में है। मैंने आपको मैप में दिखाया था। तो जो यूनेस्को है उसने 1981 में इनको यूनेस्को की अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह दी थी और उसके बाद से ये इसका हिस्सा थी। और अगर बात करूँ ग्रेट बैरियर रीफ की तो 23 मिलियन ईयर्स के पहले ये यहाँ पर देखने को मिली थी, और मायोसीन जो एपोच है उसमें ये देखने को मिली थी, और उसके बाद से लगातार ये यहाँ पर थी। लेकिन समय के साथ साथ काफ़ी यहाँ पर इनके ऊपर जब ग्लोबल वार्मिंग हुई, और आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर 2019 में जो फायर लगी थी, आग लगी थी, वो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा कहना है यूनेस्को का। और 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है 2019 आउटलुक रिपोर्ट, और इसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर जो कंडीशन है ग्रेट बैरियर रीफ की, उसमें यहाँ पर फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर, यानी कि और ज़्यादा उसमें गिरावट आई थी। तो इस वजह से ये न्यूज़ में थी, और जो ब्लीचिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी। और लास्ट में आपको एक मैप ज़रूर दिखाऊंगा, और उस मैप में आपको दिखाऊंगा कि ब्लीचिंग जो है वो किस तरीके से इसको ख़राब कर रही है, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल थ्रेट है वो भी बढ़ रहा है। और इसके पहले जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से भी, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी आज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये वल्नरेबल है। 2016 में, 2017 में, 2020 में यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली थी। और तो इसी वजह से जो यूनेस्को है उसने कहा कि क्यों ना जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको डेंजर लिस्ट में डाल दिया जाए। और
इसके पहले एक आपको आंकड़ा बता दूं कि अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में जो 2020 चल रहा है, ठीक है, 2020-21 जो है, और 1910 के बाद से जो टेम्परेचर है उसमें 1.4 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसी के बाद से और उससे पहले भी जो ब्लीचिंग है वो तो हो ही रही थी। और अगर कोई साइट जो है, अगर कोई भी जगह जो है वो डेंजर लिस्ट में चली जाती है, तो इसका मतलब सीधे ये होता है कि जो वो साइट है उसको, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल निगरानी है वो की जाएगी, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको यहाँ पर कोशिश करेंगी कि उसको यहाँ पर करेक्ट किया जाए, उसको यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है उसको यहाँ पर इसमें कम किया जाए। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है उसने यहाँ पर साफ साफ मना किया कि ऐसा करना सही नहीं होगा। अभी के लिए अगर मैं बात करूँ तो यूनेस्को ने 53 जो साइट्स हैं उसको इस लिस्ट में डाला है, और जो 53 साइट्स हैं वो आप मैप में अप्रिशिएट कर पाएंगे। मैप में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अफ़गानिस्तान, यहाँ पर बामियान बुद्धा हैं, जो स्टैचूज़ हैं जिनको तालिबान ने नष्ट किया था, वो यहाँ पर बामियान जो भगवान बुद्ध हैं उनकी मूर्तियों को नष्ट किया था तालिबान ने, उनको भी यहाँ पर इस लिस्ट में डाला है। बाकी जो अलग अलग एरियाज़ हैं उनको ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि इस लिस्ट में है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का क्या कहना है? ऑस्ट्रेलिया का कहना यह है कि ये जो पूरा जो मामला है वो एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है और जो चाइना है ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर अगेंस्ट में है इस समय, राइट। और इस समय जो यूनेस्को की ये जो कमेटी थी, जो पूरी जो पैनल था, उसमें जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है? वो चाइना के पास है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा नहीं, हम नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि क्योंकि चेयरमैनशिप जो है वो चाइना के पास में है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो पूरा मामला है वो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया। और ऑस्ट्रेलिया की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा जो मामला है उसको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को बेकार में यहाँ पर एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस अगले साल जो है इस जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो स्कॉट मॉरिसन है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यहाँ पर मैसेज ये आया कि ये जो है पूरी तरीके से एक चाइना की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर हिंट किया। ठीक है, डायरेक्टली नहीं कहा, एक हिंट यहाँ पर दी। तो कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ पर ख़तरा ज़रूर है। आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीफ है, ये जो पूरा यहाँ पर तट है, यहाँ पर जो नॉर्थ का एरिया है इसमें 26% जो है वो डेड हैं। और जो यहाँ पर ये जो फॉर नॉर्थ का एरिया था, इसके अलावा ये जो पार्ट है नॉर्थ का, उसमें 67% यहाँ पर जो कोरल्स हैं वो यहाँ पर ब्लीच हो चुकी हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल पार्ट है वो येलो कलर से यहाँ पर दिखाया गया है, और उसमें 6% कोरल्स जो हैं वो डेड हैं। और साउथ का जो है वो सभी अभी तक उसमें केवल 1% यहाँ पर डेड हैं। तो वल्नरेबिलिटी तो है काफ़ी यहाँ पर, ये इनमें यहाँ पर उनको देखने की ज़रूरत है। और आपको क्या लगता है, क्या इनको इस लिस्ट में डालना चाहिए? क्या इनको जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको जो डेंजर लिस्ट है इसमें डालना चाहिए? आपका क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अंत में आपके लिए एक MCQ है, इनमें से भारत में कौन सी जगह है जहाँ पर जो कोरल्स हैं वो नहीं पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन ये हैं गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ मन्नार और या फिर अंडमान निकोबार। वीडियो को आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।